हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। तो क्लास 12th में फिजिक्स में हम लोग जो सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अच्छी बात है, एक नया चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और भी कई सारे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इससे कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास 12th में JEE नीट इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहली चीज़ है वो है हेडिंग। वो तो क्या हो जाती है? चैप्टर की हेडिंग। और चैप्टर 2 क्या चीज़? चैप्टर 2। और चैप्टर 2 जो है वो क्या है? चैप्टर 2 और उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है ना। तो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाए थे, उसके पीछे रीज़न बता देते हैं। कुछ इश्यूज थे, जैसे कि आपने देखा है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके कारण गर्मी भी बहुत बढ़ गई है। और तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी हेल्थ पे उसका थोड़ा थोड़ा असर तो देखने को थोड़ा या कभी बहुत ज़्यादा, जैसे कि मुझे हुआ। और दूसरी बात कि CBSE हमें CBSE में इवेल्युएशन के लिए बुलाया हुआ था, तो मैं CBSE के इवेल्युएशन में गया हुआ था, कॉपीज़ चेक करी बच्चों की। वो मैं अपना एक्सपीरियंस अलग शेयर करूंगा कि किस तरीके से बेसिकली मैंने वहाँ ऑब्जर्व करी चीज़ें कि किस तरीके से बच्चों को लिखना चाहिए। जो इवेल्युएशन करने के लिए टीम होती है, जो चेकर्स होते हैं, वो क्या देखते हैं बेसिकली, क्या चीज़ें वो ढूंढते हैं जिसके कारण कि वो बहुत उनको भी आसानी होती है कॉपी चेक करने में, और दूसरी बात कि वो अच्छे मार्क्स से स्टूडेंट्स को दे पाते हैं। कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो मैंने नोटिस करा, जो कि वहाँ पर एक्चुअल प्लेस पर जा करके मैंने देखा कि कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो बच्चों के अंदर है एग्ज़ाम को लेकर। जब वो लिखते हैं कॉपी, कि हो सकता है ज़्यादा लिखने से उन्हें ज़्यादा नंबर मिल जाए, या बहुत ज़्यादा डायग्राम, अननेसेसरी डायग्राम बनाने से उन्हें बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाए। कई सारी ऐसी बातें हैं, वो सेपरेट अलग मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो कम्प्लीटली होगा एग्ज़ाम फोकस्ड होगा, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए उस पर रिलेटेड होगा। तो वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स का, क्लास 12 का, उस पर फोकस करते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसे क्या लिखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए, बेसिकली इसमें 2 टॉपिक्स हैं और उनके भी कई सारे टॉपिक्स हैं। तो जो 2 टॉपिक है बेसिकली वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, केवल मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो इस पोटेंशियल पे आने से पहले कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या, हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसे 11th क्लास में पढ़ा था, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज हमने पढ़ी थी। बेसिकली क्या था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो हमने जो 11th क्लास में पढ़ा था, जो रिकैप करें अगर 11th क्लास का, तो वो क्या पढ़ा था बेसिकली, कि सपोज कीजिए ये मेरे पास में मार्कर है और इसे मैंने अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उठाया है ना, वर्क डन किया। भाई ऑब्वियस सी बात है, अर्थ क्या चाहेगी? अर्थ हर चीज को डाउन फोर्स या नीचे की तरफ खींचती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मार्कर है इसे भी वो नीचे की तरफ खींच रही होगी। नाउ एट द सेम टाइम इफ यू आर वर्किंग अगेंस्ट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ यू आर लिफ्टिंग दिस मार्कर, अगर हम इस मार्कर को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो क्या हम वर्क डन कर रहे हैं? बिल्कुल, हम वर्क डन कर रहे हैं। और ये वर्क डन किसके अगेंस्ट में है? ये एक एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं, और वो किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं? एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड मींस ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। ये वो एरिया है, फील्ड मतलब ये सब हम लोग चीज डिस्कस कर चुके हैं, दिस दैट वी आर लिविंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। हम लोग अर्थ पर हैं, इसका मतलब हम उसकी फील्ड में हैं, और ये अगर मार्कर भी है तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ऑब्वियस सी बात है इसे अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। अगर इसे अर्थ अपनी तरफ खींच रही है तो ऑब्वियस सी बात है इट विल गो डाउन, वो नीचे की तरफ जाएगा। मगर आप क्या कर रहे हैं? यू आर अप्लाइंग द फोर्स
विच इज जस्ट अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क डन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्क डन। तो उस टाइम पे होता क्या है, ये सब 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द थिंग्स। से हम जब ऊपर की तरफ करते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो वर्क डन करते हैं। ये वर्क डन इस मार्कर में एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपीई, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इस फॉर्म, बेसिकली इट इज द एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। It is the stored form of energy. Now this energy is there. What will happen if we will release this particular, after a certain height, if I will release this particular marker, it will come down, और ये नीचे आ रहा है, तब क्या हो रहा है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर है वो किस में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो बेसिकली जब पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो क्या ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से समझ चुके थे, जो कि हमने 11th क्लास में देखा था, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो एक बात जो समझने वाली बात थी वो थी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात करते हैं, तो मान लिया कि यहाँ पे कोई चार्ज है और वो बहुत बड़ा चार्ज है, और वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस तरीके से, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लिया हमने, आउटवर्ड होगी, ऑब्वियस सी बात है आउटवर्ड होगी। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, आउटवर्ड होती है, नो डाउट। अच्छी बात है सर। क्या किया जाए, ये बहुत बड़ा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसका नाम क्या है, सोर्स चार्ज। क्या नाम है भाई, सोर्स चार्ज। हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, क्या लिया, टेस्ट चार्ज, और उस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे कोई पोजीशन ले ली, है ना, यहाँ पे कोई पोजीशन ले ली, और यहाँ पर लेकर के आए कहीं इन्फिनिटी से। कहाँ से, इन्फिनिटी से। देखिए जब इन्फिनिटी की बात करते हैं तो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं सही में अनंत पे जाके, क्योंकि अनंत का तो कोई अंत है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी का मतलब हुआ ये कि आप चार्ज को किसी एक ऐसी जगह से लेकर के जा रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो वहां से लेकर के जब धीरे 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 लेके आएंगे, है ना। और ये जो मूवमेंट होता है ये कैसा होना चाहिए, ये बुक में लिखा हुआ है सीबीएसई के अंदर कि दिस मोशन और मूवमेंट मस्ट बी नॉन एक्सेलरेटिंग। कैसा नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नॉन एक्सेलरेटिंग होना चाहिए। अच्छी बात है। तो जब इसको लेकर के आए, तो कोई वर्क डन करना पड़ा। क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। वो वर्क डन जो करना पड़ा इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पोजीशन ए पर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ये पोजीशन ए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रही है, ये इंफिनिटी वाली पोजीशन आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड है। वहां से वर्क डन करा, ए फील्ड तक लेकर के आए, ए पोजीशन तक लेके आए चार्ज को, तो वर्क डन करना पड़ा। ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यही है, ये जो वर्क डन करेंगे आप, दिस वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पोजीशन ए, दिस इज नोन एज potential energy, and this is what, this is electrostatic potential energy, EPE, electrostatic potential energy। इस पे और डिटेल में बात करते हैं। आइए, ये बात तो समझ में आ गई, है ना। हम क्या करते हैं, बेसिकली यहां पे दो पोजीशन मान लेते हैं। आ जाइए। बेसिकली एक पोजीशन यहां ली, दूसरी पोजीशन यहां ले ली। एक पोजीशन ए, दूसरी पोजीशन बी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले ली। यहां पे एक को टेस्ट चार्ज रखा और उसका नाम रखा Q0 या Q0। क्या चीज, Q0। अच्छी बात है सर। अब क्या करते हैं, यहां से इस पोजीशन से लेके इस चार्ज तक, इस चार्ज से सोर्स चार्ज की पोजीशन से यहां तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया R।
यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, स्मॉल r। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है सर। और यहाँ पे एक और कंडीशन मान ली, और एक कंडीशन हमने मान ली कि ये यहां से यहां तक लेके आए एक और डिस्टेंस c, और a से c के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लिया हमने dr। क्या मान लिया, dr, बहुत छोटा। अच्छी बात है। बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी। वो फोर्स कैसा होगा, Fe होगा। Fe स्टैंड्स फॉर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर वर्क डन करना पड़े, और वो वर्क डन कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जब अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जब वर्क डन करेंगे टू मूव दिस चार्ज, तो वो फोर्स कैसा होगा, वो फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स, है ना। वो फोर्स कैसा होगा, एक्सटर्नल फोर्स। इसे नाम दे दिया FEXT। और दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं आप देखिए, दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट एंड इक्वल। तो FE विल बी इक्वल टू माइनस F एक्सटर्नल, ऐसे लिख लीजिए, या फिर F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस FE। कोई इसमें गलत बात नहीं है ना, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब यही है कि दोनों फोर्सेस कैसे हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अच्छी बात है। तो बेसिकली जब वर्क डन करना पड़े तो वर्क डन क्या होगा, आप अगर बहुत देखें, वर्क डन जब करना पड़ेगा F A से लेके B तक लाने के लिए, FAB, F और WAB, तो वर्क डन क्या हो जाएगा। और कहां से कहां तक कर रहे हैं आप, A से लेके कहां तक, A से लेके कहां तक, A से लेके B तक, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और वो इंटीग्रेशन कैसा आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन आएगा A पोजीशन से B पोजीशन तक वर्क डन करना पड़ेगा। और फोर्स आप एक्सटर्नल लगा रहे हैं तो फोर्स लिखना पड़ेगा। और अगर आपका छोटा डिस्प्लेसमेंट dr है तो उसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं FDR, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल r लेंथ के लिए करेंगे, है ना। बेसिकली ये पोजीशन जो r डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक के लिए है ना, यहां से यहां तक के लिए नहीं है, हम मान रहे हैं A से B तक लेकर के आना है ना। तो ये जो डिस्टेंस है वो r जो है वो A से B तक है। अच्छी बात है। तो ये है। अब देखिए इसे करते हैं किस तरीके से आएगा, आ जाइए। तो इंटीग्रेशन A टू B, F एक्सटर्नल क्या कोई किसी तरह का फोर्स हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, जो कि F एक्सटर्नल की टर्म में हम लिख सकते हैं। यस सर, F एक्सटर्नल किसके इक्वल है, माइनस FE के, तो इसे हम माइनस FE डॉट dr लिख देंगे। आ जाए क्या मिलेगा, A टू B। F एक्सटर्नल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हम लोग क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू Q नॉट E, यही लिखा जाता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, F इज इक्वल टू Q नॉट E। तो F इज इक्वल टू Q नॉट E क्या लिखेंगे, माइनस Q नॉट E डॉट dr। अच्छी बात है सर। ये अब देखिए इसमें Q नॉट E WAB इज इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटीग्रेशन A टू B E डॉट dr। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हमने क्या बोला था, वर्क डन होता है। क्या होता है, जो वर्क डन होता है वही तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। आपने जो वर्क डन किया वही तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां भी तो वर्क डन कर रहे हैं, और वो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं। और वही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। किस फॉर्म में, पोटेंशियल है। वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब देखिए आपको बुक में टर्म आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, एक टर्म आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। डोंट गेट कंफ्यूज, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जो एक्चुअल टर्म है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। आ जाइए यहाँ पे। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करें, है ना, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। आ जाइए।
इसी टर्म को लेते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखिए जो बुक में लिखा है, जो बात कही गई है उसी को लिख रहा हूं, डेफिनेशन जो लिख रहा हूं वो समझिए। डेफिनेशन से अगर चलते हैं तो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इट इज दी वर्क डन in bringing the test charge or test charge from infinity to a point in an electric field, है ना, in an electric field। सारी डेफिनेशन सारी समझेंगे, है ना, यही बात है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हम अगर इसी टर्म को लिखें, इसी को लिखें, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहाँ से कहाँ लेकर के आ रहे थे, ए पॉइंट से बी लेकर के आ रहे थे। यहाँ पे अगर हम इसी टर्म को लिखें, इसी टर्म को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट बी। फ्रॉम इन्फिनिटी सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ए समझ लीजिए, बी समझ लीजिए, ये बी पॉइंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेकर के आए बी पॉइंट पे, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक वर्क डन की तरह, और वो वर्क डन क्या है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। और इसी टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट वर्क डन अगेंस्ट, ये माइनस क्या बता रहा है कि वर्क डन है वो क्या है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा, इन्फिनिटी टू बी और ई डॉट डी आर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब जो एक फॉर्मूला है वो बुकिश फॉर्मूला है, वो क्या है, अब ये देखिए। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जब बात करेंगे तो वो क्या है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब पर यूनिट चार्ज या पर की हम बात करते हैं तो उसे हम कैसे लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसी टर्म को लिख देंगे W इन्फिनिटी टू B, और पर यूनिट चार्ज के लिए इस चार्ज Q नॉट को डिवाइड लगा देंगे यहाँ पे Q नॉट, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू B E डॉट डी आर। और ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। और यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो क्या है, इन्फिनिटी टू बी। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइंड है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, डोंट गेट कंफ्यूज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, इट मींस जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, इस पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, अगर इस पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ है, वो प्लस क्यू नॉट है, मान लिया प्लस क्यू नॉट है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, चार्ज आप अगेंस्ट में लेकर के आए होगे, कभी कहीं इन्फिनिटी से कहीं से तो लेकर के मूव होके वो चार्ज उस पोजीशन पे आया होगा, और जब वो आया होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, तो वो वर्क डन ही उसका पोटेंशियल है, वही वर्क डन ही उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। और ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किस पर चार्ज हुआ है और किस पे वर्क हुआ है, चार्ज पर, किसको मूव किया है, चार्ज को, है ना। तो इसीलिए इस डेफिनेशन को इस तरीके से लिखते हैं, इट इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं V से, इसे किससे डिनोट करते हैं, V से। बेसिकली V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये आप फॉर्मूला बुक में देखते हैं, बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना। आ जाइए, बहुत अच्छी बात सर, यही है अच्छी बात सर। ये इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट की हम लोग बात करें, यूनिट की बात करें, देखिए वर्क डन, वर्क मीन्स क्या है, जूल, वर्क क्या है, जूली की जूल, जूली नहीं है, जूल है, जूली नहीं है, क्या है, जूल। तो ये ई जो होता है, ये बेसिकली ई नहीं पढ़ा जाएगा, क्या सर आप हमको इंग्लिश मत पढ़ाओ, हमें भी पता है जूली नहीं है, जूल है, दिस इज फॉर फन। तो ये जूल पर कुलाम, जूल पर कुलाम, ये कैसी यूनिट है सर,
एसआई यूनिट है। कैसी यूनिट है? एसआई। कैसी यूनिट है? एसआई। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी वो देखते हैं, आ जाइए। सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट की हम बात करें, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, आ जाओ। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। एसआई यूनिट तो हो गई सर जूल पर कुलम, नो प्रॉब्लम। जब हम सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट क्या होगी? V इज इक्वल टू जूल की जगह आ जाएगा अर्ग और कुलाम की जगह आ जाएगा स्टेट कुलाम। क्या आ जाएगा? स्टेट कुलाम। बात समझ में आई? तो कुलाम की जगह स्टेट कुलाम है ना, और अर्ग की जगह जूल की जगह अर्ग। बेसिकली रिलेशनशिप की बात करें तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। और अगर हम 1 कुलाम की बात करें तो वो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कुलाम। स्टेट कुलाम। ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं, आइए। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो कई सारे बच्चे जो 11th में अच्छे से पढ़े हैं उन्हें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बहुत बच्चू चीज हो जाती है ये। आ जाइए, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं। किसकी? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चीज? डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला मींस V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब मुझे बताइए कि वर्क डन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते थे आप लोग? ml2t-2, ml2t-2। और वहीं पे हम लोग बात करें चार्ज के लिए, तो चार्ज के लिए क्या लिखा जाता था? AT। क्या लिखा जाता था? AT। नहीं पता है अगर तो हमें पता करना पड़ेगा। और कैसे निकल के आया था AT? तो देखो भाई, करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। और वहीं हम लोग चार्ज के लिए निकाल रहे हैं तो इस I में T का मल्टीप्लाई कर दीजिए चार्ज के लिए। तो I के लिए क्या होता है? यूनिट एम्पियर। T के लिए क्या स्टैंड होता है? T। भाई T के लिए क्या लिखते हैं? T ही लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले में सिंबल्स हैं हमारे पास में। आपने नहीं पढ़ा है ढंग से 11th क्लास में, कोई बात नहीं है, आप पढ़िए एक बार उस चैप्टर को, है ना। उसमें डायमेंशनल फॉर्मूले को पढ़िए, आपको समझ में आएंगी चीज़ें, है ना। और अगर नहीं आएगी समझ में तो एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूले पे, और भी नई सीरीज हम लोग 11th क्लास फिजिक्स की चालू करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, तो उसमें आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छी बात है सर। तो पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ml2t-3। t-3 कैसे हो जाएगा? ये t जो डिनोमिनेटर में था इसकी पावर +1 थी, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगी, तो वो ऐड हो जाएंगे आपस में। तो ml2t-3 a-1 आएगा। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब एक और चीज समझ में आती है सर, ये बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर है? भाई साहब, ये कोई मूवमेंट होने वाली चीज नहीं है जिसका कोई डायरेक्शन हो, है ना। ये कोई मूवमेंट वाली चीज नहीं है, तो ये स्केलर है। क्या है? इट इज स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा एक और चीज, आपने चार्ज को मूव किया तो आप किसी भी तरीके से मूव कर सकते हो। चार्ज हो सकता है स्ट्रेट चला जाए, देखते हैं। आइए, एक बहुत अच्छे पॉइंट है, उसे डिस्कस करते हैं, है ना। आ जाइए फटाफट। देखिए, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे दो पोजीशन है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये, ए पोजीशन बी पोजीशन। यहां पर एक कोई चार्ज लिया और चार्ज लिया Q0। क्या लिया? चार्ज Q0, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, इसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने रखा है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसे रखा हुआ है, तो इसे हो सकता है ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे कुछ इस तरीके से, हो सकता है कि ये कर्व पाथ फॉलो करे कुछ इस तरीके से, हो सकता है ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करे कुछ इस तरीके से। तो पाथ तो ये कैसा भी ले सकता है, पाथ तो ये
कैसा भी ले सकता है। आप मूव कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो आप फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, एक वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्क डन। और अगर ये वर्क डन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोजीशन पे अलग पोटेंशियल, दूसरी पोजीशन पे अटन पोटेंशियल। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये फोर्स है और ये फोर्स अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर लग रहा है तो ये फोर्स का नाम जो आप यूज कर रहे हैं, ये फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, है ना। ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा और ये नॉन कंजर्वेटिव है। भाई कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये बताइए। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सर कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, है ना। ये टर्म हमने पढ़ी थी ग्रेविटेशनल फोर्स की टर्म में 11th क्लास में। तो जहां अगर आपने 11th क्लास अच्छी से पढ़ी, देखिए बहुत बच्चों के अंदर बहुत मिसकंसेप्शन रहता है, और मैं बोलता भी हूँ जब भी मैं क्लासेस लेता हूँ, दैट यू रीड और स्टडी इन 11th क्लास सिंसियरली विथ फोर्सफुली और कंसंट्रेशन के साथ में, so that it will be very easy for you to study in 12th class. You will not face the big problem there. मगर बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम समझते भी हैं, कुछ नहीं समझते कि यार 11th क्लास है, नॉन बोर्ड क्लास है, तो क्या ही पढ़ना है, टीचर तो वैसे ही पास कर देंगे। हाँ टीचर, योर स्कूल इज़ वेरी ग्रेट, योर टीचर्स आर ऑल्दो वेरी गुड, they will promote you, definitely you will get the promotion. If you will get the promotion, then don't think that you will be promoted in 12th class. वहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वहाँ पर टर्म्स यूज होती हैं कई सारी। ये जो टर्म मैं आपको यूज पढ़ रहा हूँ, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ये आप ग्रेविटेशनल की चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। ये चार्ज ए से बी पोजीशन पे कोई सा भी पाथ फॉलो करके आ सकता है, तो जो फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो एक इस तरह का फोर्स जो केवल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करे, वो फोर्स कैसा फोर्स होता है, वो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे जब हम लोग बात करते हैं कि चार्ज को मूव किया अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज को मूव किया, तो क्या कहीं पे भी अभी तक जो चैप्टर का डिस्कशन किया, इस बात को डिस्कस किया कि नहीं भाई स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करना चाहिए, कर्व पाथ ही फॉलो करना चाहिए, या जिगजैग पाथ ही फॉलो करना चाहिए? नहीं, हमने तो केवल ये बोला है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, है ना, उसे हम मूव करेंगे तो वर्क डन होगा। पाथ की बात नहीं करिए। अगर पाथ की बात नहीं करिए तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स किस तरीके का फोर्स है, वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, पाथ पे डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। तो बात समझ में आई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, उसकी यूनिट, ये देख ली। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आइए देखते हैं डेरिवेशन। तो एक और हेडिंग, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, टू फाइंड और टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण, जो कि पॉइंट चार्ज होगा, वो पॉइंट चार्ज क्या है हम लोगों ने, या क्या डेफिनेशन होती है पॉइंट चार्ज की, इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप प्रीवियस चैप्टर्स देखेंगे, प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फील्ड्स एंड चार्जेस फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। वहीं पे हमने कूलम्ब्स फोर्स को डिस्कस किया था, कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस किया था। उसको जब डिस्कस किया था तो हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि पॉइंट चार्ज क्या होता है बेसिकली। तो अगर पॉइंट चार्ज है, डेरिवेशन पे चलते हैं, तो अगर क्या है पॉइंट चार्ज है, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी एक सर्टेन पॉइंट पर, एक सर्टेन डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ना। तो आ जाते हैं फटाफट, हम लोग पॉइंट चार्ज लेते हैं। लेट अस सी और लेट अस से दिस इज द पॉइंट चार्ज, और ये क्या है, Q है, पॉइंट चार्ज है, जिसे हम सोर्स चार्ज भी बोलेंगे।
ऑब्वियसली बात है, अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, 2 पोजीशन ले लेते हैं, एक पोजीशन ए ली, दूसरी बी ले ली, और मान लिया कि जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के इस ए पोजीशन तक का वो कितना है, x है। कितना है, x है। इस ए पोजीशन पर एक चार्ज ले लिया और वो टेस्ट चार्ज लिया है। क्या लिया है, टेस्ट चार्ज, टीसी। टीसी मतलब टिकट कलेक्टर नहीं लिया है, टेस्ट चार्ज लिया है। ये हमारा एससी है और ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है बल्कि क्या है, सोर्स चार्ज। तो इस सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस x लिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक वर्क डन होता है, तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन। अप्रोच क्या होगी, ये चीज को समझेंगे कि बेसिकली अप्रोच क्या होना चाहिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अप्रोच क्या है, पोटेंशियल निकालना है, और अगर पोटेंशियल निकालना है तो वर्क डन इज मस्ट। तो मस्ट, वर्क डन इज मस्ट, देन वो वर्क डन कैसा होगा। तो यहां पर 2 पोजीशन ले ली। हमें क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को Q0 से B तक लेकर के आना है, या A पोजीशन से B पोजीशन तक लेकर के आना है। इस A से B तक का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, अगर ये टोटल डिस्टेंस देखिए, ये अगर x डिस्टेंस है तो A से B तक का डिस्टेंस हम लोग क्या ले लेंगे, A से B तक का डिस्टेंस हम लोग क्या ले लेंगे, उसको हम कैलकुलेशन के थ्रू देखेंगे। अब देखिए बेसिकली वो अगर हमें करना है तो हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो एजम्पशन पहला क्या लिया कि ये जो B पोजीशन है ये r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पर है, rth डिस्टेंस पर है। और A से B अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट है इस चार्ज Q0 का, तो उसे क्या करते हैं, उसे मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है बहुत बड़ा डिस्टेंस है। कितना है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना। बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपकी बुकिश अप्रोच है या जो हमें बुक्स में दिया गया है उसमें क्या ऐसी नेसेसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट आप सर टैब से भी तो निकाल सकते हो डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव सम रूल्स जिसको हमें फॉलो करते हुए, फिजिक्स के अपने कुछ नियम है, कुछ कानून है, उनके थ्रू चलते हुए हमें करना पड़ेगा। डोंट यूज योर इन्वेंटिव दिमाग, है ना, कि हम उसे टैब से भी मेजर कर सकते हैं। और पता नहीं बहुत तरह के विचार आते हैं, मैंने बच्चों को देखा है दिमाग में उनके जब क्लासेस चलती हैं, तो हमें कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी है और फिजिक्स के हिसाब से हमें उसे लेकर के चलना है ना। आ जाइए, देखिए ए से लेके बी तक ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है और वो वर्क डन के थ्रू ही होगा, है ना। ये हम लोग लेके चल रहे हैं, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। मान लिया मैंने कोई एक इंटरमीडिएट पोजीशन ले ली और ये मैंने पोजीशन ले ली सी, ए से बी तक, और ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है dx। कितना है, dx। तो यहां ए से लेके सी तक पॉइंट तक लाने के लिए dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन मूविंग the charge, in moving the charge plus Q0, work done in moving the charge plus Q0 from A to C। तो कितना वर्क डन होगा, वो वर्क डन होगा dw, क्योंकि देखिए छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन, और वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx। मुद्दे की बात ये आती है कि सर फोर्स, तो कौन सा फोर्स, जो फोर्स ये चार्ज लगा रहा है इस टेस्ट चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, और उसका डायरेक्शन कैसा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनेंगे ध्यान से, फोर्स कौन सा फोर्स, जो टेस्ट चार्ज लगा रहा है सोर्स चार्ज पर, एंड दैट डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे डायरेक्शन भी बताना, हमें डायरेक्शन भी बताना है कि वो डायरेक्शन क्या होगा। तो ये फोर्स जो है वो अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो किसके कारण है, सोर्स चार्ज के कारण। कौन किस पे लगा रहा है, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे लगा रहा है, डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ गया, अच्छी बात है। बेसिकली सर ये लिख दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया सर। और हमें क्या करना है, हमें तो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लेके आना है, और बी पोजीशन आर्थ डिस्टेंस है बेसिकली, है ना। इस सोर्स चार्ज से कौन सी कितने डिस्टेंस पे, आर्थ डिस्टेंस पे। तो मुझे इस तरीके से, हमें किस तरीके से करना है,
टोटल वर्क डन in moving the test charge or in moving plus q naught charge from a to rth distance. समझेंगे? कहा a to rth डिस्टेंस, तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहां पे देख लीजिए। उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dw इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, देखिए आप बेसिकली और भी समझ लीजिए कि ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समझ लीजिए a से b तक नहीं, इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं इसको, मान लिया और भी बड़ा डिस्टेंस कि इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, कहां पर, आर्थ पोजीशन पे। तो इसको लिख दो फ्रॉम इन्फिनिटी, तो अंडर दी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बल्कि टोटल निकाल रहे हैं कि जब उसे हम कहां से लेकर के आ रहे हैं, हमें उसे इन्फिनिटी से लेकर के आना है, वहां से भी निकाल के देख लेते हैं। तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू कौन सा डिस्टेंस, आर्थ डिस्टेंस, और हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ डॉट डी एक्स, कितना है, एफ डॉट डी एक्स। जब इसे आप करेंगे तो ये जो छोटा डी डब्ल्यू है वो क्या हो गया, बड़ा बन गया। ये फोर्स देखिए इन्फिनिटी टू आर, ये फोर्स जो लिखा है, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट है dx, डिस्प्लेसमेंट है किसका, चार्ज q नॉट का a से c पोजीशन तक, a से c पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अच्छी बात है सर। ये अगर डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क डन कैसे लिखते थे, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसका स्केलर फॉर्म क्या होता था, एफ डी कॉस थीटा। याद कर लो पुरानी बातें, स्केलर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म वर्क डन का, ये स्केलर फॉर्म एफ डी एक्स कॉस थीटा। तो यहां पर भी इसकी स्केलर फॉर्म क्या लिख सकते हैं, एफ डी एक्स कॉस थीटा। थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, थीटा पे ही डिपेंड करेगा हर चीज। तो थीटा अगर देखें तो किस किस के बीच के, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो यहां पे अगर हम देख लें बहुत ध्यान से, देखिए आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो क्या आ रहा है, यहां पे देखते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट जा रहा है इधर, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से सी पोजीशन पे, इस तरह, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। फोर्स जो लग रहा है चार्ज के कारण वो कैसा है, अपोजिट, जस्ट अपोजिट, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में। अलग सेपरेट बना के देखूं तो आप देखिए ये कंडीशन कुछ ऐसी हो रही है, ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट जो चार्ज का है वो इस डायरेक्शन में, dx, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, देख लो 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना होगा, थीटा क्या है, थीटा क्या है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट w इज इक्वल टू इंफिनिटी टू विच पोजिशन, आर्थ पोजिशन, f डॉट कॉस 180 डिग्री, देख लो। और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो क्या लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r f डॉट dx माइनस, भाई -1 अगर यहां रख दोगे, यहां पे रख दिया -1, तो -1 बेसिकली क्या है, यहां पर ही तो आएगा। w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r माइनस एफ डी एक्स। अच्छी बात है, आ जाइए ऊपर चलते हैं फटाफट, क्या चीजें आके निकल के आएंगी, आओ। तो वर्क डन माइनस एफ इंटीग्रेशन टू r dx, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो सर इसका क्या करते हैं हम लोग, इसका करते हैं इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन करेंगे, बेसिकली बहुत ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में ये फोर्स भी तो है। ये फोर्स किस तरह का फोर्स है,
ये फोर्स क्या है? ये हमारे पास में चार्ज था प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले रखा था, एक और चार्ज लिया था, उससे हमने बोला था वो टेस्ट चार्ज है। ए पोजीशन पे था, अच्छी बात है, और बी पोजीशन कुछ इस तरीके से था हमारे पास में, है ना, आर्थ डिस्टेंस पे। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। हमारे पास में जो प्लस क्यू चार्ज, क्यू नॉट चार्ज है, इसे हमें टोटल वर्क डन निकाला कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर के आर्थ डिस्टेंस पर लेके आ रहे थे। बहुत बढ़िया, आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कैसा है, रिपल्सिव फोर्स होगा कि नहीं होगा, है ना, कैसा फोर्स होगा? आइए, तो ये फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कैसा होगा भाई, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है एक रिपल्सिव फोर्स होगा। और वो फोर्स क्या होगा, जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है तो वो फोर्स कूलम्ब्स फोर्स होता है ना। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके पास में जो F लिखा हुआ है, ये F है क्या, ये है कूलम्ब्स फोर्स। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय डिस्टेंस। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है x, जो पहले लिया था, तो x का स्क्वायर, dx आपके पास में है, ये dx आ जाएगा, अच्छी बात है। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट्स बाहर होते हैं, तो क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब बाहर हो जाएगा, अंदर क्या आएगा, इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx, ये चीज अंदर होगी। भाई किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अनजाना मानुष बाहर हो जाएंगे। अनजाना मानुष क्या है, क्यू नॉट, अच्छी बात है सर। इंटीग्रेशन करते हैं, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप क्या देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन देखिए, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x की पावर 2 ऊपर जाएगी, -2 हो जाएगी, ये dx हो गया। और देख लीजिए, तो हमें पता है इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है, और इंटीग्रेशन में फॉर्मूला ये आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी क्या है, x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n -1 डिवाइडेड बाय n-1, ये होगा इंटीग्रेशन, x की पावर n -1 डिवाइडेड बाय n-1, अच्छी बात है। तो यही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -2 +1, सॉरी +1 आएगा, ये भी +1 आएगा। सर क्या क्या गलत बोल रहे हो, हाँ, x की पावर n+1, ये भी +1, अच्छी बात है। तो इंटीग्रेशन क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 1, है ना। फिर क्या आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं किस तरीके से, क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x, और लिमिट कौन लगाएगा सर, इन्फिनिटी टू r, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी टू r। आइए, अब हमें क्या करना है, लिमिट्स रखना है। क्या करना है, लिमिट्स रखना है। तो क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट रखेंगे तो 1/r माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, है ना, 1/r बेसिकली। अब ये इन्फिनिटी टू r है ना, तो x की जगह आपने r रख दिया, ये आ गया, ये वर्क डन है आपके पास में। सर ये तो वर्क डन निकाला आपने पोटेंशियल कहाँ निकाला, ये पोटेंशियल नहीं है, अभी तो वर्क डन निकाला है। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल नहीं है, और पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, जल्दी कहते हैं। बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है, अभी पढ़ा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही निकाला था। पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वो भी टेस्ट चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय r इंटू ये क्यू नॉट, इस क्यू नॉट ने इस क्यू नॉट को काट दिया, आपके पास में पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r। भाई साहब ये होगा, जाते जाते पेन खत्म, इसलिए ब्लर दिख रहा है। v कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q/R, है ना। और यूनिट क्या है, वोल्ट्स। यूनिट क्या है, वोल्ट्स या वोल्ट, है ना, ये यूनिट हो गई इसकी। अच्छी बात है ना। और अगर दूसरी और भी लिख सकते हैं, सर पोटेंशियल में तो आपने जूल पर कूलाम बोला था, लिख सकते हैं भाई साहब, और जूल पर कूलाम बोल दो, और आप अर्ग पर स्टेट कूलाम बोल दो, है ना, तो लिख सकते हैं। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आज जो क्लास ली, जो टॉपिक्स कवर कराए, जो स्टार्टिंग करी चैप्टर की, वो समझ में आई होगी। कई सारी चीज़ें नहीं है, अगर समझ में आती है आप रिपीट करिए। कोशिश मेरी यही रहेगी, वीडियो रिपीट करके देखिए। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट आपको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें सीखने को मिले। कई सारे टॉपिक्स हो सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स छूट जाएं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय एवरीवन।